हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ। देखो एवोगैड्रो लॉ में क्या कहता है, आपको ये कहता है कि मान लो दो गैसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से समझो कि ये दो गैसेस हैं और जिनको मैंने इक्वल वॉल्यूम में रखा है, ठीक है। मतलब जो कंटेनर हैं ये इक्वल है, ठीक है। मान लो ये भी 1 मीटर क्यूब का है और ये वाला भी 1 मीटर क्यूब का है, ठीक है। अब इसमें मान लो मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन है और इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने वॉल्यूम में, इतने ही ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे इतने वॉल्यूम में। मतलब सिंपल सी ये बात है एक कहने की कि क्या, कि अगर वॉल्यूम्स इक्वल है, ठीक है, तो कोई भी गैस है तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी कहानी अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है एक्चुअल में। ये क्या है, अब जैसे हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के मान लो थोड़े से बड़े साइज़ के होंगे, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर मैं अगर हाइड्रोजन के बनाऊँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मीटर क्यूब में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है हमारा 1 मीटर क्यूब का, उसमें ऑक्सीजन के भी कितने होने चाहिए, 12 ही होने चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये जैसे मैंने बनाए 6 7 8 9 10 11 12, ये मतलब है कहने का, समझ रहे हो। अब ये कहानी ऐसी होती क्यों है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही क्यों है, बताओ। देखो ये कहानी क्यों है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, आपको पता है जो ये इनका जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनके साइजेस से, जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है, ठीक है। अब ये मान लो ये वाला साइज़ थोड़ा बड़ा भी है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, तो ये जो इनका जो डिस्टेंस होता है वो तो इतना ही है, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर भी और इधर भी। लेकिन बात समझो, ये कहानी है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की। अगर आपको याद हो, जैसे पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया है कि अगर आप हाई टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इनके डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कहीं पे तो ये डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। अब डिस्टेंसेस अगर बढ़ गए तो इतने ही मीटर क्यूब में पहले जितने मॉलिक्यूल थे अब तो नहीं आएंगे उतने मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो ना ये कहानी। तो इसलिए कंडीशन रखी है क्या, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की। सेम प्रेशर की भी क्यों कही है हमने, क्योंकि अगर हाई प्रेशर आप करोगे या हम कहें कि लो प्रेशर अगर आप करोगे, ठीक है, लो प्रेशर पर भी क्या रहेंगे, इनके डिस्टेंस ज़्यादा रहेंगे। और हाई प्रेशर पे क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस कम हो जाते हैं। अब डिस्टेंस कम हो गए फिर तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसलिए वो कहानी इसने रखी ही नहीं है टेम्परेचर और प्रेशर वाली, वो तो कहा है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो। क्योंकि अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो, वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी बात टेम्परेचर और प्रेशर की, क्या थी कि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, जो रियल गैस होती हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह। क्यों? क्योंकि रियल गैस में भी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन कम रहती है वहाँ पर। लेकिन वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाली कहानी है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है तब तो ये कहानी है सभी गैसेस के लिए कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अगर मान लो यहाँ पर हमने कहा N1 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो N1 इज इक्वल टू में N2 होगा। कब होगा ये बताओ, जब हमारे वॉल्यूम्स इक्वल हैं और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर, इनके डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। मान लो इधर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया इस वाली गैस के लिए, तो इनके डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। डिस्टेंस बढ़ जाएंगे तो 1 मीटर क्यूब में अब इतने मॉलिक्यूल थोड़ी रहेंगे, कम हो जाएंगे। डिस्टेंस बढ़ गए ना, तो उतने मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये वो कहानी है। तो इसलिए रखा है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की कहानी रखी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या होता है, इनके डिस्टेंस बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो बढ़ गए तो यहाँ पर फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हमने क्या कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया और हाई प्रेशर कर दिया, तो इनके डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे अगर, तो फिर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो वही कहानी है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर आप क्या करते हो, सेम टेम्परेचर रखते हो, सेम प्रेशर रखते हो, इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो कोई भी गैस है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वॉल्यूम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, यही लिख रखा है यहाँ पर, इट स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स वाली सभी गैसेज क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। क्लियर? अब इसका हम प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसका, देखो कैसे। कंसीडर करते हैं हम दो गैसेज हमने ले ली, मान लो A और B, हैविंग इक्वल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम हमने ले लिया V, ठीक है। और टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखे हैं हमने, सेम रखे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी क्या थी हमारे पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ आप जरा, क्या होता है, 1/3 अगर हम कंसीडर करें मास अपॉन में वॉल्यूम एंड VRMS का स्क्वायर, यही होता है। 1/3 रो होता है, ये M/V की जगह क्या होता है, रो, VRMS का स्क्वायर, रो को लिख सकता हूँ मैं टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम जो है हमारा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। अब मैं यहाँ पर अगर कंसीडर करूँ
इज इक्वल टू में 1/3। ये मास जो है एक्चुअली में क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तभी ये टोटल मास आया है हमारे पास, ठीक है। और अपॉन में v इंटू में VRMS का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल M क्या है हमारे पास, स्मॉल m इंटू में n। m क्या है स्मॉल वाला, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, सॉरी एक का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा ना हमारे पास, या नहीं। तो वही कहानी है, ये चीज़ें पहले आपको बताई हुई हैं सब मैंने। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये सब आपको रफ में समझाने का था, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, एज प्रेशर exerted by two gases are equal, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब क्या कह रहा है आपको कि प्रेशर 1 इज इक्वल टू में प्रेशर 2, ठीक है। तो ये A वाला 1 मान लिया हमने और B वाला 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ज़रा, अगर हम P1 लिखेंगे यहाँ, ये कैसे लिखेंगे, 1/3 M1, ये वाला N1, और ये VRMS स्क्वायर किसका है, 1 वाले का है। और अपॉन में V1 V2 लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये तो सेम ही है हमने कहा है, ठीक है। इज इक्वल टू में 1/3 M2 N2 VRMS 2 का स्क्वायर अपॉन में ये भी V। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये V से ये V कटा, ये 1/3 से 1/3 कटा, क्या बचा यहाँ से, M1 N1 VRMS 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में M2 N2 VRMS 2 का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास, ठीक है। इसे आप कंसीडर कर लो फर्स्ट इक्वेशन। क्या कंसीडर करोगे आप इसको, फर्स्ट, ठीक है। तो मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूँ। अब देखो ज़रा, हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वी नो जो काइनेटिक एनर्जी है एट सेम टेम्परेचर वो क्या रहेगी बताओ, E1 इज इक्वल टू में E2 रहेगी, ठीक है। वो क्या होती थी हमारे पास 1/2। वैसे हमें पता वहाँ कैपिटल M था, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख रहा हूँ, देखो M1 लिख रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल के लिए मास M1, और 1/2 MV स्क्वायर होता है ना, तो VRMS का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 1/2 स्मॉल m2 VRMS, ये 1 वाला ये 2 वाले का स्क्वायर। ये इक्वल होती हैं, क्यों होती हैं, अगर आपको याद हो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा करके आपको, ये कहानी ताकि समझ में आए। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, 1/2 कैपिटल M VRMS का स्क्वायर, ये था, ठीक है। और VRMS स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था टेम्परेचर के। तो हमने क्या बोला था यहाँ पर कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो VRMS कांस्टेंट हो गया, VRMS कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो सिंपल सा ये रिलेशन यहाँ से ही बना था कि काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, VRMS स्क्वायर के। और VRMS स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, क्योंकि मास तो यहाँ कांस्टेंट ही होता है। तो अगर टेम्परेचर हमने कहा कि सेम है यानी कि कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है VRMS भी कांस्टेंट है, VRMS कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तभी हमने कहा कि इक्वल हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तो कैपिटल M लिखा, यहाँ पर M1 क्यों लिखा उसको भी समझ लो। देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा 1/2, M का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, ये स्मॉल m इंटू में n, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये VRMS का स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब ये n हम नीचे ले जाएं, ठीक है, पर मॉलिक्यूल वो क्या रहेगी 1/2 स्मॉल m VRMS का स्क्वायर। पर मॉलिक्यूल है मतलब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 1 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी 1/2 स्मॉल m VRMS का स्क्वायर। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्मॉल m लिया है। ये उनके लिए है जिनको ये लगता है कि यहाँ तो कैपिटल M होना चाहिए लेकिन स्मॉल m कैसे आया। तो ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है हमारे पास टोटल की, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की ये है। तो ये वाली करी है हमने। तो याद रखना सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि उनका VRMS भी सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ से अगर आप देखोगे ये 1/2 इससे कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा हमारे पास M1 VRMS 1 का स्क्वायर, M2 VRMS 2 का स्क्वायर, इसे मान लो आप सेकंड। अब डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट लिखते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड को लिखो M1 N1 VRMS 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में M2 N2 VRMS 2 का स्क्वायर अपॉन में, अब ये वाली लिख दो
स्मॉल m1 VRMS1 का स्क्वायर अपॉन में m2 VRMS2 का स्क्वायर। ये कट कर दो, ये कट हो गया, ठीक है, m2 से m2 कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ से n1 इज इक्वल टू में n2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन B है। ठीक है, क्लियर है। तो यही क्या है हमारा एवोगैड्रो लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B। तो यही तो था, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं हमारे पास तो क्या रहेगा हमारे पास, बताओ। अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे गैसेस के, यही तो था। तो दिस प्रूव्स एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देना यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, इसके बाद सिंपल है। ठीक है, तो वही कहानी है, यहाँ पर हमने देखो प्रेशर इक्वल ले लिया, यहाँ पर हमने वी इक्वल ले लिए सेम इक्वल वॉल्यूम्स के, और यहाँ पर टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जीज भी सेम है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया एवोगैड्रो लॉ, जो कि क्या कहता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो कोई भी गैस है, ठीक है ना, किन्हीं भी गैस को ले लो आप, सभी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं इक्वल वॉल्यूम्स में। कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके जी, थैंक यू।